नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो जीएस पेपर प्लस सीसैट प्लस करंट अफेयर इंक्लूडेड होगा और मेंस में क्लास आपके जीएस पेपर के साथ साथ हिंदी और एसए पेपर भी इंक्लूडेड होंगे। मेंस में किस तरीके से आपको आंसर्स को लिखना है ये भी आपको बताया जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आया है, जो कि पहली टेस्ट सीरीज जो है ये यूपीपीसीएस 2025 के लिए है, जिसमें कि आप लोगों को 12,000 से ज्यादा प्रश्न मिल जाएंगे। दूसरी टेस्ट सीरीज जो है ये मुख्य परीक्षा यूपीपीसीएस 2024 के लिए लॉन्च की गई है। अगर इन दोनों में से किसी भी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको तो नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैथ के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास रख दी है, तो वहीं पर हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे मैथ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को। यहाँ पर मॉक टेस्ट जो है वो एज इट इज चलेगा, ठीक है। मैथ में मैं ये भी ध्यान दूंगी कि आने वाले क्लासेस में आपको ट्रिक भी बताऊं ताकि चीजें आपको तुरंत याद हो जाए। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने कि मैप वाली क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी हम वर्ल्ड मैप डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद जब वर्ल्ड मैप कंप्लीट हो जाएगा तो हम इंडिया के मैप को डिस्कस करेंगे, फिर यूपी के मैप को भी डिस्कस कर लेंगे और ये टारगेट रखेंगे कि आपके आने वाले एग्जाम के पहले सारे मैप डिस्कस हो जाए ताकि अगर वहां से प्रश्न बने तो आपके गलत ना हो। चलो अब आज की क्लास को देखते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में है क्लास, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। प्रश्न को पढ़ लीजिए, समय लीजिए अपना, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। मैं भी पूरा प्रयास करूंगी कि किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। एक्सप्लेनेशन मैं अच्छे से दूं, हिंदी वालों को भी समझ में आ जाए और इंग्लिश वालों को भी। चलो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान को सरकार की शक्ति और अधिकार का स्रोत माना जाता है। यह सरकार की 3 शाखाएं अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के लिए प्रावधान करता है। न्यायपालिका सरकार के सभी अंगों को नियंत्रित करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही गलत है बोला गया है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, क्या बोला गया है, कौन सा कथन आपका गलत है। इंग्लिश में भी इसको पढ़ लीजिए। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा दिया गया है, इट प्रोवाइड फॉर द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी कंट्रोल ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो बताइए यहां पर आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, गलत कौन सा है। तो एक्सप्लेन करते हैं। जब भी हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान सरकार को शक्ति और अधिकार का स्रोत माना जाता है। संविधान को सरकार के, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट, जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार के 3 शाखाएं होती हैं, ठीक है। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, विधायिका जिसको कि हम लेजिस्लेचर कहते हैं, और न्यायपालिका, जुडिशरी, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, न्यायपालिका सरकार के सभी अंगों को नियंत्रित करती है, ये क्या है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहां पर कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ये एक आसान प्रश्न था, अगर आप ध्यान से पढ़ते इसको तो आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। अब जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रही हूं वो थोड़ा समझने वाली चीज है। जब आप मेंस में अपीयर होते हो तो यहां से जुडिशियल एक्टिविज्म से और जुडिशियल ओवररीच से प्रश्न बनता है। नाम को देखो, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, मतलब सक्रिय है, एक्टिव है। जुडिशियल ओवररीच, न्यायिक अतिक्रमण, मतलब आप अपने दायरे से बाहर जाके किसी दूसरे के दायरे पे आक्रमण कर रहे हो। अगर जुडिशरी का हमने ये दायरा तय कर लिया है कि जुडिशरी का ये डोमेन है, ये दायरा है,
तो जुडिशरी क्या कर रही है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के दायरे में प्रवेश कर रही है, ठीक है, अतिक्रमण कर रही है, तो उसे जुडिशियल ओवररीच कहेंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, सक्रिय है जुडिशरी को लग रहा है कहीं पे नाइंसाफी हो रही है, कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, तो जुडिशरी अपने आप को इन्वॉल्व कर रही है। जब हम केशवानंद भारती केस की बात करते हैं 1973 वाली, तो आप लोगों को अभी तक तो याद हो गया होगा उसमें क्या बोला गया, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। किसकी बात की गई है, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के मूल ढांचे की बात यहां पर की गई है, ठीक है। तो ये क्यों कहा, केशवानंद भारती केस में डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात क्यों की गई, क्योंकि आपको पता है इसके पहले जो केसेस थे उसमें बार बार ये एक डिस्प्यूट था कि क्या पार्लियामेंट संविधान का संशोधन कर सकती है, अगर कर सकती है तो कितना कर सकती है। कभी कहा जा रहा था पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट को संशोधित कर सकती है, लेकिन कुछ केसेस में बोला गया नहीं कर सकती है। जैसे मैंने आपको शंकरी प्रसाद केस बताया, सज्जन सिंह केस बताया, गोलकानंद केस बताया, गोलकनाथ केस बताया मैंने आपको। तो इसमें क्या हो रहा था, एक डिस्प्यूट बना हुआ था। केशवानंद भारती केस में डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई और बोला गया कि संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं कर सकती है। जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो एग्जाम्पल है केशवानंद भारती केस, वो जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है, क्योंकि बार बार संशोधन हो रहे थे। तो यहां पर जुडिशरी ने इस केस में कहा डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसी तरीके से गंगा पॉल्यूट हो रही है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है गंगा जी में, तो इससे भी रिलेटेड जुडिशरी ने इंटरफेयर किया और उन्होंने डिसीजन दिया। तो यहां पर देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म की अगर हम बात करें तो ये KSM मेहता बनाम भारत संघ केस है, जो कि गंगा प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गंगा नदी की सफाई, उद्योगों से होने वाले प्रदूषण और पर्यावरण के संरक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। ये एक न्यायिक सक्रियता का, जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जाम्पल है। जनहित याचिका के माध्यम से न्यायपालिका ने पर्यावरण हित में सक्रिय भूमिका निभाई। समझ में आ रहा है, PIL के थ्रू अगर हम देखें, न्यायपालिका ने, जुडिशरी ने एक एक्टिव रोल निभाया कि हमें अपने पर्यावरण को संरक्षित रखना है। इसी तरीके से जब हम केशवानंद भारती केस की बात करते हैं तो यहां पर देखिए क्या था, इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना की बात की, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना की बात की ना, और क्या कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकता है परंतु इसकी मूल संरचना नष्ट नहीं कर सकता है। तो यह भी किस चीज का एग्जाम्पल है, आपका न्यायिक सक्रियता का, जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जाम्पल है। समझ में आया क्लास? चलो अब जुडिशियल ओवररीच का एग्जाम्पल देख लो तुम लोग। जुडिशियल ओवररीच का एग्जाम्पल, जुडिशियल ओवररीच में आप लिख सकते हो कि जब NGT द्वारा उत्सवों पर रोक लगाई गई, मतलब पटाखा आप नहीं फोड़ सकते हो, दिवाली के समय पटाखा ना फोड़ना बोल दिया गया, पटाखा नहीं फोड़ना है। तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट और NGT द्वारा पटाखों पर पूर्ण या सीमित प्रतिबंध लगाया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के नाम पर परंपरागत धार्मिक उत्सव में हस्तक्षेप किया गया। और आलोचना क्यों हुई? क्योंकि कुछ विशेषज्ञ ऐसे थे जो कि मानते थे कि अब जुडिशरी जो है वो ओवररीच कर रही है, ठीक है, न्यायिक अतिक्रमण कहा गया, क्योंकि यह नीति निर्धारण और सांस्कृतिक संतुलन का कार्य कार्यपालिका और विधायिका का होना चाहिए, ना कि जुडिशरी का होना चाहिए। कुछ विशेषज्ञों ने क्या बोला कि यहां पर जब हम पटाखों पर रोक की बात करें, इन सब की बात कर रहे हैं, जब हम एक हस्तक्षेप कर रहे हैं सांस्कृतिक उसमें, तो यहां पर ये सब काम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का होना चाहिए, ना कि जुडिशरी का। समझ में आ रहा है? दूसरा देखिए, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान से जुड़े आदेश अगर हम देखें 2016 वाले, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था कि सिनेमा हॉल में
फिल्म शुरू होने के पहले सबको राष्ट्रीय गान पर खड़े होना है, राष्ट्रीय गान बजना चाहिए और दर्शकों को खड़ा होना अनिवार्य है। यहां पर भी अगर हम देखें तो लोगों ने इसकी आलोचना की। क्यों आलोचना की? उन्होंने कहा जुडिशरी ओवररीच हो रही है, यहां पर जुडिशियल ओवररीच हो रही है। ठीक है, यह आदेश बाद में संशोधित किया गया, लेकिन प्रारंभ में इसे एक ऐसे क्षेत्र में अतिक्रमण माना गया जो कि नीतिगत निर्णय से संबंधित था। तो नीतिगत निर्णय की अगर हम बात करें तो उसमें जुडिशरी का क्या रोल है, समझ में आ रहा है? तो हमेशा याद रखिएगा यहां पर जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल ओवररीच क्या है? जब जुडिशरी अपने डोमेन को छोड़ के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के डोमेन में जाकर बैठ जा रही है, मतलब उनके डोमेन में घुस रही है, तो उसे जुडिशियल ओवररीच कहेंगे। ये चीज याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया। यहां पर देखो संविधान के दायरे में होती है सीमा जब हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं, लेकिन संविधान की सीमाओं का उल्लंघन करती है जब जुडिशरी सबके मैटर में घुसने लगती है, उसको जुडिशियल ओवररीच कहते हैं। दृष्टिकोण देखिए सकारात्मक और रचनात्मक होता है। अब जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो अच्छे कारणों से, जैसे प्रोटेक्शन की बात की गई है, प्रोटेक्ट करने के लिए, सब अपने अपने दायरे में रहे इसलिए जुडिशरी मतलब इंटरफेयर कर रही है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें क्या हो रहा है, दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण हो रहा है, तो ये नकारात्मक होता है जब हम जुडिशियल ओवररीच की बात करते हैं। ये चीज समझ में आया? अब आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेगा तो कर लोगे, हो सकता है इसको यहां दे दे, इसको यहां दे दे। एग्जामिनर क्या करे, जुडिशियल एक्टिविज्म का और जुडिशियल ओवररीच की बात करे, लेकिन दोनों की डेफिनेशन को इंटरचेंज कर दे। तो अब आपको नाम ही से क्लियर हो जाएगा, अतिक्रमण, दूसरों के उसमें मैटर में घुस रही है, एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव है, सक्रिय है, तो ये सकारात्मक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज मेरी मुलाकात 20-25 स्टूडेंट से पर्सनली हुई। मैं एक भंडारे में गई थी तो वहां पे आप लोग मुझसे मिले। मैं भंडारे में क्या गई थी, हमारे यहाँ का ही भंडारा था, तो उसमें मुझे आप लोग से मेरी मुलाकात हुई और मैं सच बता रही हूँ क्लास, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर और आप लोगों के व्यूज़ मैंने जाने, वो भी मुझे अच्छा लगा। मैंने आप लोग से डिस्कस भी किया कि किन किन टॉपिक में, किन किन सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत हो रही है, और मैं आपको बोलती हूँ कि आने वाले टेस्ट में हम लोग आपके उन डाउट्स को भी क्लियर कर देंगे। लेकिन आज अपने स्टूडेंट से पर्सनली मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और ये भी सुनकर अच्छा लगा कि आप लोगों को समझ में आती है क्लासेस, आपके लिए क्लास जो चलती है वो यूज़फुल है। तो थैंक यू सो मच क्लास, तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। और मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप लोगों के हार्ड वर्क को, आप लोगों के डेडिकेशन को, जो आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, उसको सफल करें। मैं प्रार्थना कर सकती हूँ, आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, जिन सब्जेक्ट्स में आप लोगों को दिक्कत है उनको बता सकती हूँ उन सब्जेक्ट्स के बारे में, या फिर किस तरीके से आपको पढ़ना, मैं इस चीज़ को गाइड कर सकती हूँ। लेकिन हमेशा मैं अपने विद्यार्थियों से एक ही चीज़ कहती हूँ, अपने पे विश्वास ज़रूर रखिएगा। अपने पे विश्वास और अपने ईश्वर पर विश्वास ज़रूर रखिएगा और आप बहुत सफल होंगे। कभी भी निराश मत होइए, एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप निराश होंगे तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है कि बैठकर या फिर दिन भर रोने से जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त होगा क्लास। अगर आज आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, मैं नहीं जानती कि क्या परेशानी है, लेकिन अगर जीवन में कोई भी परेशानी है क्लास, तो हमेशा याद रखिए कि आप उस परेशानी को फेस करेंगे और आप और मजबूत बनेंगे, और जो भी आपका एम है उसे आप जरूर अचीव करेंगे। कभी भी निराश मत होइएगा, बस मैं आपसे ये कहूंगी, निराश नहीं होंगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। हाँ, कर्म करते रहिए, लेकिन कर्म करिए, रेगुलर पढ़ाई करिए। जहां पर भी कमी रह जा रही है उन कमियों को नोट करिए और उन्हें रेक्टिफाई करिए, करेक्ट करिए क्लास। और अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हो सकता है एक बार कमेंट किया हो ऐश्वर्या मैम ने नहीं पढ़ा हो और आपको नहीं पढ़ाया हो, तो क्या दुखी हो जाओगे? अगली बार नहीं बताओगे मैम को कि मैम इस टॉपिक में मैं इतने दिन से कह रहा हूं, आप नहीं ले रही हैं इस टॉपिक को? अरे बताओ कमेंट बॉक्स में। पूरी डिकोड एग्जाम की टीम आपके साथ है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी।
बस इसलिए मैंने आज थोड़ा सा समय आप लोगों से का लिया, क्योंकि आज कई विद्यार्थियों से मिली और मुझे काफ़ी अच्छा लगा मिलकर, मैं सच बता रही हूँ। और मुझे ये भी जान के अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है। लेकिन मुझे ये जानकर और अच्छा लगेगा कि जब मेरा विद्यार्थी सफल हो जाएगा और कहेगा कि ऐश्वर्या मैम ने पढ़ाया था। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूं। तो आप लोग जरूर सफल होंगे, लेकिन हमेशा अपने पे विश्वास रखिएगा, अपने कर्म पे विश्वास रखिएगा, ईश्वर पर विश्वास रखिएगा, और माता पिता का आशीर्वाद तो सदैव आपके साथ है। एक कोटेशन बोलूंगी बस आपके लिए, आप लोगों के लिए। फॉर द वर्ल्ड यू माइट बी अ पर्सन, बट फॉर 1% यू माइट बी अ वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया के लिए हो सकता है आप एक मामूली इंसान हो, लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसके लिए आप उसकी दुनिया हो। तो हमेशा ऐसे लोगों के लिए अपनी लाइफ को स्पेंड करिए। जीवन में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे आपके अंदर की कमियां क्या है, जो बार बार आपसे कहेंगे एग्जाम तो निकल नहीं पा रहा है, इतना पढ़ते हो क्या मतलब, या ये हो गया तो क्या मतलब, पूरी दुनिया में हर कोई पढ़ा लिखा है, तुम कोई स्पेशल थोड़े हो। लेकिन हाँ, इस पूरी भीड़ में इस पूरी भीड़ में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आपसे कहेगा नहीं आप स्पेशल हो। वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हो सकता है आप मिरर के सामने खड़े होकर आप हमेशा अपने आप से कहते हो नहीं, मेरे अंदर योग्यता है, मैं सफल होऊंगा या होंगी। तो थोड़ा सा समय मैंने आप लोगों को लिया है आज। थोड़ा सा एक चीज और बोलूंगी, आप में से कुछ मतलब लेडीज का भी मेरे पास मैसेज आता है, वो जैसे 1-2 मैसेजेस आया जिसमें लिखा था कि मैम पढ़ाई छूट गई थी लेकिन फिर पढ़ाई कंटिन्यू किया। तो बहुत अच्छी बात है क्लास, पढ़ाई कंटिन्यू करिए, जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। ईश्वर सबके साथ इंसाफ करता है, लेकिन सबसे पहले अपने पे भरोसा रखिए। जब आप अपने पे भरोसा रखेंगे, घमंड नहीं, ठीक है, अहंकार नहीं आपको अपने पे रखना है कि हाँ हमारा नहीं क्वालिफाई होगा तो किसी का नहीं क्वालिफाई होगा, हम इतना पढ़ते हैं तो मेरा ही क्वालिफाई होगा, किसी का नहीं। ये घमंड है। विश्वास क्या है कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, मैं सफल होंगी। ठीक है, ये अपने पे अंदर से विश्वास अंदर से आता है। ठीक है, और जो आपका घमंड होता है ना, वो बाहर से आता है। तो हमेशा कभी भी निराश होइए, आंख को 2 मिनट बंद करिए, ठीक है, और अपने आप से कहिए कि एक जीवन मिला है, ये जीवन बहुत अनमोल है। और कभी ऐसा लगता है ना कि जीवन अनमोल नहीं है, जीवन में बस कठिनाइयां हैं, तो मैं एक बार आपसे कहूंगी शमशान घाट पे जाकर बैठ जाइए, या फिर ट्रॉमा सेंटर होता है ना, उसके बाहर जाके खड़े हो जाइए। आपको समझ में आएगा कि आप आज कितने खुश हैं। तो कभी भी जीवन में निराश मत होइएगा क्लास। मुझे पता है ये जो आप लोगों का ये जो टाइम रहता है ना, ये बहुत स्ट्रगलिंग फेस होता है, लेकिन कभी भी निराश नहीं होंगे। हमेशा अपने पे विश्वास रखेंगे, ईश्वर पर विश्वास रखेंगे, माता पिता के आशीर्वाद पर। आपके कुछ शुभचिंतक ऐसे हैं जो आपको जीवन में आगे देखना चाहते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मुझे आगे देखना चाहता है, तो मैं आपसे कहूंगी आपको दूसरे की क्या जरूरत है। जाके शीशे के सामने खड़े होकर अपने आंखों में आंखें डाल के बोलो ये चीज कि मैं सफल होऊंगा अपने जीवन में। ठीक है, हमेशा याद रखिए। और कभी भी, सबके जीवन में कठिनाइयां हैं, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, ये सबके साथ हो रहा है, लेकिन आप निराश नहीं होंगे। खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। मैं फिर कहूंगी, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, उसको स्वीकार करिए। क्यों अभी तक असफल हो रहे हैं, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सुधारने का ही तो नाम जिंदगी है। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। भागना मत कभी भी। कुछ किए बिना भी जय जयकार नहीं मिलती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमेशा अपने पे विश्वास रखिएगा। चलिए, मैं जब आप लोगों को कभी भी अपने मन की बात बताती हूँ तो मुझे अक्सर मेरा दूसरा जो दिमाग रहता है ना, वो इधर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों का समय इसमें बर्बाद हो। लेकिन कभी कभी
एज अ फैकल्टी मेरा भी मन करता है कि मैं आप लोग से बात करूं, जैसे आज आप लोग से पर्सनली मिली, ठीक है, तो उन बच्चों से जब मैंने बात की तो मुझे लगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो थे वो लाइब्रेरी में थे, तो लाइब्रेरी से निकलने के बाद उनको बहुत कंफ्यूज भी थे कि मैम आप ऐश्वर्या मैम है कि नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है, तो लोगों को वो देखना पड़ रहा था कंफर्म करने के लिए। तो ठीक है, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन अंत में यही कहूँगी, पढ़ना मत छोड़ना, ठीक है। जब समय दिया है 1 साल 2 साल 3 साल तो एकदम लग जाओ, ताकि अगर इस फील्ड से हटो भी ना तो कभी निराशा ना हो कि नहीं मैं थोड़ा सा और पढ़ लिया होता। और अभी जो आपका समय है ना वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, कोई भी नहीं छीन सकता है। तो हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा होगा जीवन में और बहुत अच्छा होगा, ठीक है, इसको मन में बना के रखिए। चलिए यहाँ पे बता दूं, नहीं तो कुछ लोग ना, हम लोग में भी ऐसे होता था जब हम लोग पढ़ते थे तो कभी कभी टीचर्स प्रवचन देते थे, और मैं तो प्रवचन देने में एकदम मास्टर हूँ। कम प्रवचन देती हूँ क्लास में क्योंकि मुझे लगता है समय सीमित है, आप लोग का जल्दी से पढ़ ले, ठीक है, लेकिन मैं प्रवचन देने में मास्टर हूँ। तो कभी आप लोगों को ऐसा लगा करे कि मैम ज़्यादा बोल रही है तो वीडियो को फॉरवर्ड कर लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन मैं तहे दिल से चाहूँगी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि हर वो बच्चा सफल हो जो मेहनत कर रहा है, ईश्वर जिसको इस सफलता की ज़रूरत है, ठीक है, और जो पूरा परिश्रम कर रहा है, दिन रात सपने देख रहा है, उसको सफलता जरूर दीजिएगा। चलिए यहां पर अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की सदस्यता भारत की संप्रभुता को सीमित करती है। राष्ट्रमंडल राष्ट्र स्वतंत्रता संप्रभु राज्यों का एक स्वैच्छिक संघ है। देखिए यहां पर क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा क्लास। The membership of the Commonwealth of the nation limit the sovereignty of India. The Commonwealth of the nation in voluntary association of independent sovereign states. यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले दिया है being a member of the Commonwealth of nation, ये भारत के संप्रभुता को लिमिट करता है, ठीक है, संप्रभुता को सीमित करता है, ऐसा नहीं है। जब हम प्रेम्बल की बात करते हैं तो हम सॉवरेन सोशलिस्ट की बात करते हैं ना, तो हमारा तो हम सॉवरेनिटी की बात करते ही हैं। अब आप खुद सोचिए, अभी तक जब हम मॉडर्न इंडिया की बात पढ़ते हैं, जब मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ ब्रिटिश रूल की जब हम बात करते हैं, तो हम संप्रभु नहीं थे। क्राउन था ना, क्राउन हमारे ऊपर था। पहले तो ईस्ट इंडियन कंपनी थी, फिर उसके बाद आपको पता है जो पावर था वो ईस्ट इंडियन कंपनी से ट्रांसफर कर दिया गया क्राउन में, और फिर बार बार हम स्वराज की बात करते थे, लेकिन बाद में हमने कहा हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हम सॉवरेन कंट्री कहलाएंगे, हमको संप्रभुता चाहिए। तो जब हमने अपनी संप्रभुता पा ली तो हम अपने संप्रभुता को क्यों किसी और को देंगे? हम सॉवरेन कहलाएंगे ना, हम सुप्रीम कहलाएंगे ना, सुप्रीम। समझ में आ रहा है? राष्ट्र तो ये सीमित करती नहीं, ऐसी बात नहीं। Being a member of a commonwealth of nation does not limit the sovereignty of India, ठीक है, ये गलत है। दूसरा देखिए, राष्ट्रमंडल राष्ट्र स्वतंत्रता संप्रभु राज्यों का एक स्वैच्छिक संघ है, ये बिल्कुल सही है। वॉलेंट्री एसोसिएशन है, हम जब चाहे हट सकते हैं, तो हम पे कोई प्रेशर नहीं डाल सकता है। अब भारत पर कोई प्रेशर नहीं डाल सकता है, भारत सॉवरेन कंट्री है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, पहला गलत है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न हम देखें यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताएं हैं? भारत अनोखी विशेषताएं हैं, कर लीजिए इसको, ठीक है, भारत के लोगों के प्रतिनिधित्व द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है, यहाँ पे भारतीय संविधान की बात की गई है, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त है, गणतांत्रिक राजनीति है, लोगों की संप्रभुता है। तो बताइए, फ्रेम्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, डिराइव फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज ऑफ द वेरियस सोर्सेज, जैसे हमें पता है हमने कुछ प्रोविजंस यूएसए से लिए हैं, कुछ आयरलैंड से लिए हैं, कुछ यूके से लिए हैं, ठीक है, कुछ कनाडा से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, बिल्कुल सही है। भारत का संविधान किसने तैयार किया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ठीक है, वो वहां पे कौन लोग बैठे थे? रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे लोगों के। रिपब्लिकन पॉलिटी की बात की गई है, हम रिपब्लिकन कंट्री है, रिपब्लिक है ना, बिल्कुल सही है। सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, बिल्कुल सही है। कौन सुप्रीम है? भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया,
ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया बोला जाता है ना, हम भारत के लोग। तो 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, यहां पर देखिए सुमेलित करने को दिया है, तो मैं थोड़ा सा साइड होती हूं, इस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की गई है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कर लीजिए, इसको नीति निर्देशक सिद्धांत कर लीजिए, ठीक है, डीपीएसपी की बात यहां पर की गई है। दूसरा, मौलिक अधिकारों की बात की गई है, संघ के लिए समवर्ती सूची की बात की गई है, भारत राज्यों का संघ है जिसमें संघ को अधिकार शक्तियां दी गई हैं। तो बताइए डीपीएसपी की जब हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, तो उसको हमने कहां से लिया है, हमने डीपीएसपी को लिया है आयरलैंड से, तो 1 का थर्ड 2 जगह दिया गया है, वेरी गुड, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे हम, मौलिक अधिकार की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हमने यूएसए से लिया है मौलिक अधिकार, 5 हो गया, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट दिया गया है और इंडिया एज अ यूनियन ऑफ अ स्टेट विद अ ग्रेटर पावर टू द यूनियन की बात की गई है। तो समवर्ती सूची की अगर हम बात करेंगे तो बताइए समवर्ती सूची आपकी कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से या फिर कनाडा से, तो आपका सही उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा, बताइए क्लास, तब तक मैं थोड़ा सा 1 गिलास पानी पी लूं, आप बताइए यहां पर सही उत्तर क्या होगा। अब तक आपने उत्तर दे लिया होगा। तो समवर्ती सूची की हम बात करेंगे तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। और जब हम बात करेंगे इंडिया एज अ यूनियन ऑफ द स्टेट विद अ ग्रेटर पावर टू द यूनियन, ये हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, डी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और अभी और प्रश्नों को हम देखते हैं। यहां पर भारत का संविधान, मैं थोड़ा साइड में होती हूं क्लास, आप आराम से इसको देखिए। भारत का संविधान सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन। इस प्रणाली के तहत 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले प्रत्येक भारतीय नागरिकों को वोट देने और विभिन्न स्तरों पर सरकारों को चुनने में भाग लेने का अधिकार है। तो यहां पर बताइए आपका सही उत्तर क्या है। यहां पर आपका दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। हमने अभी पहले के क्लासेस में देखा है जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था आपका, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, उसके तहत जो वोटिंग एज थी उसको 21 से कितना कर दिया गया था, 18 कर दिया गया था। यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपके बिल्कुल सही है, सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर ध्यान से देखिएगा क्लास, क्या दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान मानता है। संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल, ठीक है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है, सी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, दो की बात की जाती है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ की अगर हम बात करते हैं तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ हमने कहां से लिया है, तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, यूके से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, आप लिख सकते हो, ठीक है। यहां पर बी आ रहा है ना, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, तो बी से बिफोर एंड बी से ब्रिटेन, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की अगर हम बात करते हैं तो ये हमने यूएसए से लिया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्लास समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आज लग रहा है कि मैम बहुत आराम से पढ़ा रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं आप लोगों को बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आज मेरा जो टाइम था ना वो बहुत हेक्टिक गया, तो अब थोड़ा सा आराम से पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, इसलिए तो आप लोग क्या करेगा, वीडियो की स्पीड तेज कर लीजिएगा,
भारतीय संसदीय प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। इस प्रणाली में संसद सर्वोच्च है और लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इन दिस सिस्टम द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम एंड रिप्रेजेंट द पीपल। प्रशासन वास्तव में मंत्रिपरिषद द्वारा चलाया जाता है जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्चुअली, मैं इधर थोड़ा साइड हो जाती हूं, द एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्चुअली कैरिड बाई द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। उसके बाद आपको दिया गया है द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर आर बाईकैमरल, द्विसदनीय है। और आखिरी आपको दिया गया है द गवर्नमेंट is carried on in the name of the president at the center and the governor in the state। सरकार केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल के नाम पर चलती है। तो प्रश्न पढ़ लिया होगा, बड़ा है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अपना समय ले लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर हम देखें यहाँ पर तो इस प्रणाली में संसद सर्वोच्च है और लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एमपीज जो हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कहीं ना कहीं लोगों को क्या लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रशासन में वास्तव में मंत्रिपरिषद द्वारा चलाया जाता है जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम देखें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही है। केंद्रीय और राज्य विधायिका द्विसदनीय होती है, ऐसा जरूरी तो नहीं है। सेंटर पे हमने बात किया है, बाईकैमरलिज्म की बात हमने की है, लोकसभा है, राज्यसभा है, अपर हाउस है, लोअर हाउस है, लेकिन क्या हर स्टेट में अपर हाउस और लोअर हाउस की बात की गई है? मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की गई है? नहीं। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, नॉट करेक्ट बोला गया है। ध्यान दीजिएगा क्लास, हम यहां पर विधानसभा और विधान परिषद की बात करें, जब हम बाईकैमरलिज्म की बात कर रहे हैं, द्विसदन की हम बात कर रहे हैं, तो क्या हर स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली है? नहीं। तो अब प्रश्न बनता है किन किन स्टेट्स में है? तो पहले तो याद करने का तरीका ये था, ताज कुंभ, ठीक है, ये याद रखिएगा। पहले तो याद करने का तरीका ताज कुंभ था, लेकिन अब आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर जो है वो आपकी इस लिस्ट से हट गई है, यूटी हो गई है। ठीक है, तो अब कौन कौन सा आपका बचा? तो तेलंगाना, याद रखो, जहां पर दो हाउसेज हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया है लेजिस्लेटिव काउंसिल के गठन के लिए कौन से आर्टिकल का यूज किया जाता है? आर्टिकल 169 का यूज किया जाता है। और यहां पर अगर आर्टिकल 169 में किसी भी तरीके के संविधान संशोधन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें, तो किस तरीके का संविधान संशोधन होगा? यहां पर सिंपल मेजोरिटी वाला। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। यहां पर आपका सिंपल मेजॉरिटी की बात की गई है, साधारण बहुमत की। क्लियर है क्लास? चलो अब यहां पर दूसरा देख लें, एक क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ताज कुंभ करके आप याद रख सकते हैं, जहां पर अब जे नहीं है। फिर हम के की बात करेंगे, तो के क्या हो गया? कर्नाटका हो गया। ठीक है, यू क्या हो गया? हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, एम क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया। और बी क्या हो गया? बिहार हो गया। इन सारे स्टेट में दो हाउसेज हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, थोड़ा सा साइड हो जाऊं ताकि आप लोग प्रश्नों को आराम से पढ़ पाएं। क्या दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा करेक्ट नहीं है? ध्यान दीजिएगा क्लास। मौलिक अधिकारों को अक्सर भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, दूसरा आपको दिया गया है, हमारे संविधान में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लिया गया। तीसरा आपको दिया गया है, संविधान हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देती है। और आखिरी, हमारा संविधान न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करता है। तो यहां पर बोला गया है आपका कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा।
तो यहां पर आपका कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स हैव बीन रिफर्ड टू द कॉन्शियसनेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई गलती नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, बिल्कुल सही है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द जुडिशियल रिव्यू की हम बात करते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये गलत है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बी आपका जो है वो गलत है। अगर हम 1935 एक्ट की बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे खाली 14% लोग ऐसे थे जिनके पास राइट टू वोट था, उसमें खाली 14% लोगों के पास ही राइट टू वोट था। तो हम कह सकते हैं यहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बात ही नहीं की गई थी। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, क्लियर है। और अगर हम बात करें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में, तो ये हमने अडॉप्ट किया है आफ्टर इंडिपेंडेंस। और मैंने आपको बता दिया कि आपको पता है कि 21 से फिर वोटिंग एज को और कम कर दिया गया था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, याद रखिएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? तो बताइए कौन सी विशेषता है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने सबसे पहले देखा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बिल्कुल सही है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम लोकतांत्रिक देश हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। हमें वोटिंग का अधिकार है, इलेक्शन के तहत हम अपने सरकार को चूज करते हैं, राइट टू वोट है, हाँ बिल्कुल सही है। सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो हमारे यहाँ का जो भारत का सेक्युलरिज्म है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? जब हम वेस्ट में सेक्युलरिज्म देखते हैं, धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, तो वहां पर डाइवोर्स है किसके किसके बीच में? गवर्नमेंट और रिलीजन में डाइवोर्स है, मतलब रिलीजन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा गवर्नमेंट के, सरकार के कामों में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। अलग अलग है, सेपरेट है, रिलीजन अलग है पूरी तरीके से। लेकिन जब हम भारत में सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सारे रिलीजन को हम इक्वली ट्रीट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पर सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करने की बात कही गई है, ना कि ये बोला गया है कि धर्म का हस्तक्षेप ही नहीं होगा सरकार में। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हमने इक्वल ट्रीटमेंट की बात की है कि इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो ये है। डुअल सिटीजनशिप नहीं है, ध्यान दीजिएगा, डुअल सिटीजनशिप नहीं है हमारे यहाँ। हम ऐसा नहीं कहते, मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं उत्तर प्रदेश की वासी हूं और मैं भारत की वासी हूं, मेरे पास स्टेट का अलग से सिटीजनशिप नहीं है, मैं एक इंडियन सिटीजन हूं, मैं भारतीय नागरिक हूं, ठीक है। समझ में आ रहा है? जब हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करते हैं, यूएसए की बात करते हैं, वहां पर डुअल सिटीजनशिप है। वहां पर जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स की नागरिकता उनके पास है और यूएसए की भी नागरिकता उनके पास है। लेकिन हमारे यहाँ एमपी का इंसान ये नहीं कह सकता, यूपी का इंसान ये नहीं कह सकता कि हम यूपी की नागरिकता है हमारे पास और भारतीय नागरिकता नहीं, हमारे पास बस एक नागरिकता है, एक सिटीजनशिप है, वो है भारतीय नागरिकता, ठीक है। तो डुअल सिटीजनशिप का प्रोविजन हमारे यहाँ नहीं है। क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो 2, 3, 4, 5। हाँ, हमारा जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है, लेंथीएस्ट है, तो यहां पर 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा साइड से हटो। अब तो आप लोगों को क्लियरली क्वेश्चन दिखता होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होती होगी। भारतीय संविधान भारत की संसद को सर्वोच्च प्राधिकारी घोषित करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो डिक्लेयर करता है पार्लियामेंट को सुप्रीम। दूसरा आपको दिया गया है, इससे पहले सर्वोच्च प्राधिकारी ब्रिटिश संसद में निहित था। सुप्रीम अथॉरिटी पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में निहित थी। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा क्लास। अगर हम देखें तो हमारा संविधान क्या पार्लियामेंट को सुप्रीम डिक्लेयर करता है? नहीं,
सुप्रीम कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक। ठीक है, तो ये आपका गलत है कि पार्लियामेंट को बोला गया है सुप्रीम। दूसरा, द सुप्रीम अथॉरिटी लेस इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। हाँ, जब ब्रिटिशर्स का शासन था भारत पे तो उस समय कौन सुप्रीम था? ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम था, लेकिन आज नहीं है। तो यहां पर ए आपका फॉल्स है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पर भी पार्लियामेंट को सुप्रीम नहीं डिक्लेयर करता है। ए असत्य है, लेकिन आर जो है वो सत्य है। ठीक है, क्लियर है? कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न हम देखें, ये हो गया ना, डी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। प्रश्न बड़ा है, मैं साइड में होती हूं, आप लोग प्रश्न को पढ़िए, मैं भी आपके साथ पढ़ती हूं। भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को परिभाषित किया गया है। इसका उपयोग धर्म के आधार पर भेदभाव की अनुपस्थिति और सभी धर्मों के लिए समान सम्मान के अर्थ में किया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया है, जब हम भारत के सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो यहां पर इट हैज बीन यूज्ड इन द सेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी भेदभाव नहीं चलेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। धर्म के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सारे धर्मों को एक तरीके से देखना चाहिए। ये हमारे यहाँ के सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है। लेकिन वेस्टर्न सेकुलरिज्म में हमने पूरी तरीके से गवर्नमेंट से, स्टेट से रिलीजन को, मतलब गवर्नमेंट से रिलीजन को डाइवोर्स दिलवा दिया, अलग अलग कर दिया है। ठीक है, कोई इंटरफेरेंस ही नहीं होगा वहां पर। तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हमारे संविधान में कहीं पर भी टर्म सेकुलरिज्म को डिफाइन किया गया है? नहीं डिफाइन किया गया। हाँ, सेकुलर टर्म को यूज किया गया है, लेकिन डिफाइन नहीं किया गया है। जैसे हम प्रेम्बल की बात करें तो वहीं पर हम लोग सेकुलर की बात करते हैं। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या बोला गया? आर करेक्ट। ये जरूर देख लिया करिए कि नॉट करेक्ट पूछा है कि आर करेक्ट पूछा है। तो यहां पर आर करेक्ट पूछा है, इसी वजह से दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। आगे देखें, चलो इस प्रश्न को देखें। हाँ, ध्यान दीजिएगा क्लास, इधर मैं होती हूं। कौन सा देश अपने मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषता प्रदान करता है? फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। अभी मैच द कॉलम वाला प्रश्न हमने देखा था, तो आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ए सही उत्तर है। अगला देखें, ये भी काफी लंबा प्रश्न है, तो थोड़ा सा स्लाइड से हटती हूं, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित कथनों और कारण पर विचार करें। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोरता और लचीलेपन का एक अनूठा मिश्रण है। दूसरा दिया गया है कारण, संविधान के कुछ प्रावधानों को साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जबकि अन्य को संसद के दोनों सदनों की कुल संख्या के पूर्ण बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो यहां पर बताइए आपका सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये तो हमने डिस्कस किया ही था कि जब भी हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो हमारा भारतीय संविधान ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, मिक्सचर है दोनों का। ठीक है, हम कह सकते ब्लेंड है, किसका? रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे? हम सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा भी, साधारण बहुमत के द्वारा भी अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। साथ ही साथ कई जगह हमें पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है, प्लस स्टेट के भी रेक्टिफिकेशन की जरूरत होती है। तो बिल्कुल सही है, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्लास, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की अगर हम बात करते तो आपको पता है ये हमने कहां से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, बिल्कुल सही है। डीपीएसपी अभी मैंने आपको बताया, जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। जहां जहां दो है इसको कैंसिल कर दो। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने यूएसए से लिया है, बिल्कुल सही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात हमने यूएसए से इस प्रोविजन को लिया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3 एक बार देख लेते हैं। हाँ, करेक्टली पूछा है, इसको देखना बहुत जरूरी है। करेक्टली पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है? ठीक है, तो यहां पर करेक्ट पूछा है, तो 1 और 3 हो जाएगा। डीपीएसपी हम आयरलैंड से लिया है हमने। आगे बढ़े, चलिए
इधर आ जाती हूँ, प्रश्न को पढ़िए क्लास ध्यान से। क्या दिया गया है? संविधान की विशेषता और उसके स्रोत के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मेल है? न्यायिक समीक्षा की बात कहां से की गई है बताइए? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अवशिष्ट शक्तियों की बात, रेसिड्यूरी पावर की बात हमने ऑस्ट्रेलिया से की है, मतलब लिया है, अडॉप्ट किया है। स्वतंत्रता की बात मतलब हम लिबर्टी की बात हमने कहां से ली है? फ्रांस से ली है, ठीक है। और लास्ट में आपको दिया है कानून के शासन की बात, हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। रूल ऑफ लॉ की बात, तो यहां पर आपका कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है बताइए? जब हम रेसिड्यूरी पावर की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं अवशिष्ट शक्तियों की, तो ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है। ये कहां से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा क्लास। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। जुडिशियल रिव्यू यूएसए से, इंडिपेंडेंट जुडिशरी यूएसए से, लिबर्टी, ठीक है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब फ्रांस से, रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ लॉ ब्रिटेन से। अगला प्रश्न, यहां पर क्या बोला गया है? प्रस्तावना की बात की गई है। निम्नलिखित शब्दों का प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम में व्यवस्थित करिए। समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक ना, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, 3 1 4 2, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। अब यहां पर देख लीजिए, ये चीज मैंने पहले के टेस्ट में आपको बताई है और आज फिर मैं आपको बताने जा रही, क्विक रिवीजन कराने जा रही हूं कि प्रस्तावना से रिलेटेड कौन कौन से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले जब प्रस्तावना में आप पढ़ते हो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, किसके पास पावर है? किसके पास पावर है बताओ? शक्ति किसके पास है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों के पास। तो पावर किसके पास है? लोगों के पास है। हम क्या कॉन्स्टिट्यूट करें, किस तरीके का भारत बना रहे हैं? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अरेंज करने को देता है, याद रखना, पहले सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सीक्वेंस देगा आपको एग्जाम में। तो यहां पर देखिए, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य की हमने बात की है। ये याद रखिएगा। दूसरी चीज, प्रीएम्बल में पावर किसके पास है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के वासियों के पास, ठीक है। किस तरीके के भारत के निर्माण की हम बात कर रहे हैं? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। क्लियर है? अब यहीं पर एक प्रश्न आपका बनेगा, ध्यान दीजिएगा, बन सकता है कि कौन कौन से शब्दों को हमने बाद में जोड़ा है। एक संविधान संशोधन हुआ है ना, कौन सा संविधान संशोधन हुआ है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है ना, जिसके तहत अगर हम देखें हमने किन किन शब्दों को जोड़ा है बताइए? सेकुलर को, सोशलिस्ट को, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे इंटीग्रिटी को, नीचे दिया गया है ना, यहां पर इंटीग्रिटी शब्द को, इसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। पेपर में प्रश्न बनेगा, कैसा प्रश्न बनेगा कि अभी तक क्या प्रस्तावना का संविधान संशोधन हुआ है? कौन सा हुआ है? 42nd हुआ। कौन कौन से शब्दों को जोड़ा गया? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, इन सारे शब्दों को जोड़ा गया है। समझ में आ रहा है? और क्या प्रश्न बनेगा? सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2018 में पीसीएस में प्रश्न बन गया कि कितने तरीके की जस्टिस की बात की गई है, कितने तरीके की लिबर्टी की बात की गई है, कितने तरीके की इक्वालिटी की बात की गई है, कितने तरीके की फ्रेटर्निटी की बात की गई। अब बच्चे कंफ्यूज, और यार ये क्या प्रश्न पूछ लिया है। तो यहां पर ध्यान दो कि क्या बताने जा रही हूं मैं। कितने तरीके की जस्टिस की बात की गई है? सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। 3 तरीके के जस्टिस की बात की गई है। हिंदी में भी सुन लो, नहीं तो गुस्सा हो जाते हो तुम लोग कि मैम नहीं समझ में आया, अंग्रेजी ज्यादा बोल दिया। और जब हिंदी ज्यादा बोल दो तो अंग्रेजी वाले गुस्सा आ जाते हैं, मैम हिंदी ज्यादा बोल दिया। अरे मैम थोड़ा सा सहयोग किया करो,
पूरा प्रयास करती हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों बोल दूँ, उसी में कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है। नहीं गड़बड़ हो जाता तो बता देती हूँ, करेक्ट कर देती हूँ बोलते बोलते। अब यहां पर देखो न्याय की बात की गई है, कितने तरीके के न्याय की बात की गई है, सोशल सामाजिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। 3 तरीके के न्याय की बात की गई है। लिबर्टी की बात करें, कितने तरीके की लिबर्टी की बात की गई है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। 5 तरीके की लिबर्टी की बात की गई है यहां पर, ठीक है। इंग्लिश में आप याद रख सकते हो द बेस्ट फ्रेंड वर्शिप, अपने प्रिय मित्र की पूजा किया करो, बेस्ट फ्रेंड की वर्शिप किया करो। तो अगर प्रियम्बल से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा कि भारतीय संविधान के प्रियम्बल में कितने तरीके की लिबर्टी की बात की गई है, तो आराम से बता दोगे। थॉट की, यहां पर देखो TH से क्या हो जाएगा? थॉट हो जाएगा। E से क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन हो जाएगा। B से क्या हो जाएगा? बिलीफ हो जाएगा। F से क्या हो जाएगा? फेथ हो जाएगा। और लास्ट में वर्शिप तो है ही है। तो कितने तरीके के जस्टिस की बात की गई है? 3 तरीके, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की। कितने तरीके की लिबर्टी की बात की गई है? द बेस्ट फ्रेंड वर्शिप, थॉट, एक्सप्रेशन, BF बेस्ट फ्रेंड से, बिलीव, फेथ और 5वां वर्शिप। याद रखिएगा ये विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। फिर इक्वालिटी की बात करें, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी पे इक्वालिटी की बात की गई है। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ठीक है, सबको। यहां पर देखो प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेटर्निटी की बात की गई है। यहां पर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को मेंटेन करने की बात की गई है। तो ये याद रखिएगा, पहला जो प्रश्न आपका बन सकता है, सबसे पहले प्रियम्बल को अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको कि जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था, पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है यहां पर अथॉरिटी किसके पास है, पावर किसके पास है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर बोला जाता है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को एक सीक्वेंस में लगाइए, आप लगा लोगे। फिर पूछा जाता है कौन कौन से शब्दों को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया। फिर पूछा जाता है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और यहाँ पे इंटीग्रिटी, इन सब में कितने तरीके की जस्टिस है, कितने तरीके की इक्वालिटी है, कितने तरीके की लिबर्टी है, ये पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है कि कब एडॉप्ट किया गया था। तो ये देखो आखिरी में दिया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। क्लियर हो गया। तो पूरा प्रियम्बल से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या प्रश्न आपके बन सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट, इनैक्ट और किया गया है टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो आगे बढ़े, सारी चीजें मैंने आपको बता दी ना। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देख लीजिएगा इसको क्लास। ये देखो अब प्रश्न देख लो, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं प्रश्नों को। अब हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। 42nd संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो सोशलिस्ट, सेकुलर, ठीक है, यही दोनों शब्द को जोड़ा गया। ग्राम स्वराज की तो बात ही नहीं की गई, सॉवरेन तो पहले से ही था। हम संप्रभु हो ही गए जब हमें पावर ट्रांसफर कर दी गई 1947 में। आपको पता है पावर ट्रांसफर कर दी गई तो हमने अपने आप को सॉवरेन डिक्लेयर कर दिया कि हम संप्रभु हैं, अब हम किसी के अंदर नहीं काम करेंगे। समझ में आ रहा है? सुप्रीम हमने कह दिया। तो ये तो है ही नहीं। हाँ, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सेकुलर में थोड़ा सा उस समय कंफ्यूजन थी कि हमारे यहाँ सेकुलरिज्म की डेफिनेशन क्या होगी, सोशलिज्म की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ क्या दायरा होगा। तो बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसे जोड़ा गया। 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 3 सॉरी, 1 और 3, तो बी आपका सही उत्तर है। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या दिया गया है? प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। अच्छा, यह विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता को अपने आदर्शों के रूप में मानता है। तो बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि हम लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप की बात करते हैं, 5 तरीके की लिबर्टी की। ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या दे कैन बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट ऑफ द लॉ? नहीं, ये गलत है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्लास? ध्यान दीजिएगा, यहां पर करेक्ट पूछा है और आपका सही उत्तर के खाली बी होगा।
ठीक है ना, अब फिर से नहीं बता रही हूं, एक्सप्लेन किया है तो समझ में आ गया होगा। अब इस प्रश्न को देखो, थोड़ा सा साइड में होती हूं, तब तक देखो क्या दिया गया है। निम्नलिखित कथन और कारण के पर आपको विचार करना है। भारत में विकसित किए जाने वाला समान भाईचारा समाज में उसकी स्थिति पर विचार किए बिना व्यक्ति की गरिमा पर आधारित होता है। दूसरा है, प्रस्तावना का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करते हुए बंधुत्व विकसित करना है। तो यहां पर आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा आपका। बताइए क्लास, सही उत्तर क्या होगा यहां पर? यहां पर आपका सही उत्तर जो होगा, थोड़ा समय ले लीजिए, कॉमन ब्रदरहुड टू बी डेवलप्ड इन इंडिया वुड बी बेस्ड ऑन द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ हिज स्टेटस इन सोसाइटी। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है क्लास। यहां पर 1 मिनट का समय दीजिएगा बस। हाँ ठीक है, चेक करना पड़ता है, कभी कभी क्लास बीच में बंद हो जाती है और मैं पढ़ाती रहती हूँ फ्लो में, तो यहाँ पर बीच में कुछ एरर दिख रहा था तो उसको हटा दिया। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, जो पहला स्टेटमेंट है, द कॉमन ब्रदरहुड टू बी डेवलप्ड इन इंडिया वुड बी बेस्ड ऑन द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। बोला गया है ना, भाईचारा समाज में उसकी स्थिति पर विचार किए बिना व्यक्ति की गरिमा पर आधारित होगा। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम प्रीएम्बल में देखें तो फैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की बात की गई है, एकदम सही स्टेटमेंट है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करना है? अभी हमने जब प्रीएम्बल को डिस्कस किया यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या दिया गया? फैटर्निटी इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। हिंदी में भी पढ़ दूं, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात यहाँ पर की गई है। तो दोनों ही बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। लगा दिया टिक। चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखो, भारत की संविधान की प्रस्तावना की बात की गई है, क्या दिया गया है? अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। दूसरा है नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज एंड हैज नो लीगल इफेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दिया गया है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज सम लीगल इफेक्ट ऑन एज एनी अदर पार्ट, ठीक है। और आखिरी दिया गया पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट। यहां पर क्या बोला गया है? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कौन सा आपका सही है? संविधान का हिस्सा है ये स्टेटमेंट, बताओ संविधान का हिस्सा है प्रीएम्बल? हाँ है, लेकिन इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, ठीक है। बट हैज नो लीगल इफेक्ट सही माना जा सकता है, इसको होल्ड पे रखते हैं, थोड़ा बचा के रखते हैं। संविधान का हिस्सा नहीं है, जैसे नहीं है काट दो। संविधान का हिस्सा है और इसका किसी अन्य भाग के समान कानूनी प्रभाव है। कानूनी प्रभाव है, लीगल वो है नहीं, काट दो। कानूनी प्रभाव ये गलत है। संविधान का हिस्सा है, हाँ है संविधान का हिस्सा, समझ में आ गया, संविधान का हिस्सा। आगे, लेकिन अन्य भागों से स्वतंत्र रूप से इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट ऑफ द, मतलब अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर नो लीगल इफेक्ट दिया गया और नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन अन्य भागों से स्वतंत्र रूप से इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, स्वतंत्र रूप से इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स इनको एक साथ रखें तो कानूनी प्रभाव है। तो यहां पर सबसे सही जो आंसर है वो डी है। और जब ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया था, शायद यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न था, तो ज्यादातर स्टूडेंट ए और डी में ही कंफ्यूज थे। लेकिन यहां पे मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है? संविधान का हिस्सा है, लेकिन अन्य भागों से स्वतंत्र रूप से इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं। स्वतंत्र रूप से कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम किसी और प्रोविजन को उठा के प्रीएम्बल को साथ में रखें तो इसका कानूनी प्रभाव है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम जब सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सेक्युलरिज्म की बात तो हम कहीं ना कहीं अपने फंडामेंटल राइट में भी कर रहे हैं, जब राइट टू रिलीजन की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 25-26 ना। तो समझिए इस चीज को आप, इक्वालिटी की बात अगर हम कर रहे हैं तो वहां पर भी तो हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं। चलो
अगला प्रश्न हम देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना के संबंध पर निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। थोड़ा हट जाओ, इंग्लिश में भी आपको दिख रहा है ना क्लास। यहां पर क्या दिया गया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव अंततः प्रस्तावना बन गया। ठीक है, मैंने आपको बताया जब हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था वही आपका फाइनली, जिसको कि प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू ने, वही आपका प्रेम्बल बन गया। ठीक है, दूसरा दिया गया या न्यायोचित है, नॉन जस्टिसेबल है। अच्छा, यहां पे न्यायोचित नहीं है दिया गया, ठीक है, नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर तीसरा दिया गया है इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, और आखिरी दिया गया है प्रस्तावना संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? इट कैन नॉट बी अमेंडेड। जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है और प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जा सकता है। ये हमने देखा है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही सेक्युलर, सोशलिज्म और इंटीग्रिटी इन सब शब्दों को जोड़ा गया था। तो इट कैन नॉट बी अमेंडेड, हटा दो जल्दी से तीसरा, ये कैंसिल। ठीक है, अब बताओ चौथे पर ध्यान देते हैं। प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बी सही उत्तर है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इसको हम अमेंड कर सकते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दिया गया था। ये नॉन जस्टिसेबल होता है, क्यों नॉन जस्टिसेबल होता है? बिकॉज इट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा, कोर्ट ऑफ लॉ। अगला देखें हम, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, इधर साइड में हूं, क्वेश्चन देखिए आपको, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संशोधन द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया? तो बताइए, सेकुलर जोड़ा गया, सोशलिस्ट जोड़ा गया, इंटीग्रिटी जोड़ा गया, फ्रेटर्निटी नहीं जोड़ा गया। बंधुत्व पहले से ही था। आगे बढ़े, प्रश्न देखिए, बड़ा है, साइड में होती हूं, आराम से पढ़िएगा क्लास। अब तो प्रश्न आपको दिखते होंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होती होगी विजिबिलिटी में। चलिए, प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, पंथ, लिंग, जन्म स्थान, धर्म या भाषा के बावजूद समाज के सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार किया जाना। ठीक है, दूसरा आपको दिया गया आर्थिक न्याय का अर्थ है कि देश के सभी प्राकृतिक संसाधन केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को ही उपलब्ध हैं। तो अब मुझे बताओ, इसकी कितना आसान प्रश्न है। हम जब सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं सोशल जस्टिस मतलब किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, लैंग्वेज के बेसिस पे सबको इक्वली समान तरीके से ट्रीट किया जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर जब आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? प्राकृतिक संसाधन केवल विशेषाधिकार वर्ग को प्राप्त है। तो यहां पर इकोनॉमिक जस्टिस कैसे हो गया? गलत हो गया ना यार ये। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ओनली वन इज करेक्ट। समझ में आ गया ना? इकोनॉमिक जस्टिस मीन दैट ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री वुड बी अवेलेबल टू द प्रिविलेज्ड क्लासेस ओनली। तो ये क्या है? ये तो बिल्कुल गलत है। तो ए आपका सही उत्तर हो गया। चलो इस प्रश्न को देखो, क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गणतंत्र शब्द का अर्थ है कि राज का मुखिया वंशानुगत होना चाहिए। ठीक है। दूसरा दिया गया धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है, ध्यान दीजिएगा क्लास, कि राज्य विभिन्न वर्गों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। लोकतांत्रिक का अर्थ है सरकार चुनी जाती है और भारत के लोगों के प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही रखती है। और आखिरी है संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। तो बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर जब हम सॉवरेन की बात कर रहे हैं, हम सुप्रीम की बात कर रहे हैं, तो कौन सुप्रीम है? भारत के लोग सुप्रीम है ना। फिर जब हम डेमोक्रेटिक की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है वो कौन, हमारे पास इलेक्शन के थ्रू हम गवर्नमेंट को चूज कर रहे हैं ना। तो मींस द गवर्नमेंट आर इलेक्टेड एंड आर अकाउंटेबल फॉर देयर डीड्स टू द पीपल ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है। सेकुलर टर्म का मतलब क्या है? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रिलीजन, मतलब स्टेट सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा। लेकिन जब हम रिपब्लिक की बात करते हैं तो ये इसका मतलब ये होता है क्या कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हेरिडिटरी है? ऐसा तो है नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है ना कि प्रिंस है, प्रिंसेस हैं, क्वीन है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पर आपको पता है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति है। तो ये
गलत है आपका, यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया है, इस वजह से ए जो है वो सही उत्तर है। चलो, हेरिडिटरी नहीं है हमारे, ब्रिटेन में देखेंगे तो वहां पे हेरिडिटरी है। अगला प्रश्न देखिए, विच टाइप ऑफ लिबर्टी इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ध्यान दीजिए क्लास, अगर आपको याद है द बेस्ट फ्रेंड वर्शिप, तो हम लिबर्टी ऑफ थॉट की बात करते हैं, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लिबर्टी ऑफ फेथ की बात करते हैं, लिबर्टी ऑफ वर्शिप की बात करते हैं, लिबर्टी ऑफ बिलीफ की बात करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, यही सब प्रश्न हैं जो कि अभी मैं आपको बता रही हूं तो बहुत ही आसान लग रहे होंगे, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो यही प्रश्न कंफ्यूज करेगा। मैं बता रही हूं, यही प्रश्न कंफ्यूज करता, तो याद नहीं आता इकोनॉमिक लिबर्टी थी कि इकोनॉमिक जस्टिस था, याद ही नहीं आएगा उस समय, लेकिन अभी आसान लग रहा है, लेकिन जब कोर्ट से याद रखोगे ना तो याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रस्तावना में उल्लिखित भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि 26 जनवरी 1949 है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यह चीज बताई है कि कौन सी तिथि है, ध्यान देना, हिंट मैं आपको दे रही हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, प्रस्तावना को भारत के संपूर्ण संविधान के अधिनियमित होने के बाद अधिनियमित किया गया। ठीक है, तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जब मैंने आपको प्रस्तावना के बारे में बताया था तो वहां पर क्या लिखा था? वहां पर लिखा था 26 नवंबर 1949 ना, 26 जनवरी 1949 नहीं लिखा था। प्रीएम्बल वाज इनैक्टेड आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहां पर आपका बोला गया कौन सा इनकरेक्ट, तो खाली ए आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, चलो अब देखो, ये कुछ प्रश्न हैं जिसका कि रैपिड रिवीजन आप लोग करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी जल्दी देंगे। आराम से प्रश्नों को पढ़ लो क्लास, क्या क्या दिया गया है। 1 मिनट का टाइम दे रही हूं मैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार कब मिली? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आपकी है उसका गठन कब हुआ? और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया बताओ। तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए। यहां पर जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो राजेंद्र प्रसाद। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी BR अंबेडकर। ठीक है, यहां पर जब हम बात करते हैं फर्स्ट बार कब मिली? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, विच प्लान लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा का गठन किस प्लान के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। एंड हु प्रपोज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, पहली बार प्रपोजल कब दिया गया संविधान सभा के गठन का? बताओ, ऑगस्ट ऑफर में कि क्रिप्स मिशन में? कमेंट बॉक्स में बताओ। यहां पर तो लिखा है किस योजना से संविधान सभा का गठन हुआ, लेकिन पहली बार संविधान सभा के गठन की बात किस मिशन में कही गई थी? ऑगस्ट ऑफर या क्रिप्स मिशन? कमेंट बॉक्स में बताओ, बताओ कमेंट बॉक्स में। चलो सॉरी क्लास, 1 मिनट, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, गलती से क्लिक हो गया। अब इन प्रश्नों का उत्तर दो जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ, क्विक रिवीजन है ये। टोटल नंबर ऑफ द मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द बिगनिंग, कितने मेंबर्स थे? कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया गया आपका? कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू किया गया? कितनी महिलाएं थी? और किसे हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो चलो बताओ जल्दी जल्दी। यहां पर कितने मेंबर्स थे बिगनिंग में? 389 मेंबर्स थे, सही है। कॉन्स्टिट्यूएंट आपका कब, कॉन्स्टिट्यूशन आपका कब एडॉप्ट किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। कब फोर्स में आया? 26 जनवरी 1950 को। कितनी विमेंस थी? 15 थी। किसे हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? BR अंबेडकर को। बताओ, क्लियर है क्लास चीजें?
तो इस तरीके के भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अडॉप्ट कब किया गया था, याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है वो आपका लागू हुआ। अब वन लाइनर क्वेश्चन बस इतना ही था, क्विक रिवीजन के लिए था, तो थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। तो चलिए क्लास आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आज जिन भी विद्यार्थियों से मुलाकात हुई उनसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आशा करती हूँ कि इसी तरीके से आप लोगों का प्रेम बना रहेगा और मैं भी पूरा प्रयास करूंगी कि जितनी मदद आप लोगों की कर सकूं अपने लेक्चर्स के माध्यम से उतनी मदद मैं आप लोगों को दूं। लेकिन फिर अंत में यही कहूंगी कि खुद पर विश्वास रखिएगा, ठीक है, और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। मैप वाले सीरीज में हम लोग नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया डिस्कस करेंगे। टेस्ट में हमने ऑस्ट्रेलिया डिस्कस किया है, लेकिन एक बार हम फिर रिवाइज करेंगे उसको मैप वाले सीरीज में, ठीक है। और मैं कुछ ट्रिक्स भी आपको बताऊंगी याद करने का तरीका, ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठती जाए। तो थैंक यू सो मच क्लास। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।